किसान भाइयों नमस्कार। खेती पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि खेती में नुकसान हो रहा है, जिसका कारण हानिकारक कीटनाशक का उपयोग भी है। तो प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारुति माने, जो कि प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञ हैं। मारुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आपसे यही समझेंगे कि प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन क्या है। हमारे भारतीय संस्कृति में जी ग्राम संस्कृति का बहुत बड़ा महत्व है। थामे ग्राम संस्कृति की डोर, चले हम पुनः प्रकृति की ओर। अगर हमें कृषि में या भारतीय पारंपरिक कृषि में व्यवस्थित उत्पादन लेना है तो हमें हमारी जो पारंपरिक कृषि थी उसी कृषि पद्धति से आधुनिक कृषि और पारंपरिक कृषि, इनका एक तालमेल बिठा के प्राकृतिक कृषि के रूप में हमें इसको कार्य करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो भी हम कीटनाशक वापर रहे हैं, जो हम वीडीसाइड वापर रहे हैं, उससे बच के एक हमारे प्राकृतिक तरीके में जो संसाधन प्राकृतिक में है, प्रकृति में है, उसका उपयोग करके हम अच्छे से अच्छे जहर मुक्त अन्न का उत्पादन करके आने वाले पीढ़ियों के लिए जमीन जो बंजर बन रही है उससे बचाने का कार्य हमें करना पड़ेगा। जी मारुति जी, ये जो प्राकृतिक खेती पद्धति है ये क्या विज्ञान पर आधारित है? जी हाँ, जिस कृषि की हम बात कर रहे हैं ये प्राकृतिक कृषि के साथ साथ इसको हम कहेंगे, एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जी है जिन्होंने सुभाष पालेकर कृषि के नाम से इसको बहुत जगह सिद्ध किया है। और उनका ये सिद्धांत है कि कृषि तंत्र है कि जिसमें हमको किसानों को एक गाय के उपयोग से 30 एकड़ तक खेती की जा सकती है। ऐसा एक यंत्र बनाया है उन्होंने, कृषि तंत्र बनाया है। और उसमें उपयोग जो है सिर्फ गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके आसपास के हमारे फलों के पौधे हैं, हमारे जो वनस्पति के पौधे हैं, उनके साथ में उसके कीटनाशक बनाने का यह है। बीज संस्करण संशोधन जो है वो भी हम हमारे घर पे ही करते हैं। मतलब एक तरह से हम इस तरह से कहा सकते हैं इसको कि किसान को बाजार से आत्मनिर्भर बना के, वो बाजार से कोई चीज़ खरीदी ही नहीं है और कीटनाशक कहो कुछ भी है जो बनाना है वो घर में बना सके, ऐसी एक ये प्राकृतिक कृषि के रूप में सुभाष पालेकर कृषि प्रचलित हुई है, जो कि लाखों लाख किसान भारत के इसको कर रहे हैं। जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी कहीं के अभियान चल रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हम आपसे ये समझेंगे मारुति जी कि इसके शोधकर्ता कौन है और इसका मूल मंत्र क्या है। जैसे आपको मैंने बताया, जो जिस निविष्ठा को हम अभी वापरने की तैयारी करें कृषि में, इसके तंत्र के जो ये है वो पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी है। अब हम इसमें जो निविष्ठा वापरते हैं, जैसे बीज संशोधन के लिए हम बीजामृत वापरते हैं। हम जब पौधों को लगाते हैं तो बीज हमारा देसी बीजों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसे हो, और इसके साथ साथ उसके साथ हम जो गाय का गोबर और गोमूत्र का उपयोग इसमें कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या आती है, प्राकृतिक खेती करने जाते हैं तो हाँ, पहले जैसे खेतों में डालने के लिए गोबर गोमूत्र ज़्यादा उपयोग उपलब्ध नहीं होता है। तो उन्होंने एक ऐसी विधि अपनाई कि सिर्फ 10 किलो गोबर एक दिन का जो गाय देती है उससे हम 1 एकड़ खेती के लिए महीने में एक बार उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमको कम मात्रा में गोबर खेती में डालना पड़े। और उसको जीवामृत का एक उन्होंने तंत्र का नाम दिया है, जिसमें क्योंकि क्या होता है, हमारे देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, जिसका उपयोग, क्योंकि 1 ग्राम में 300 करोड़ है तो 10 किलो गोबर में उसको घोल मिला के, अब क्या होता है, अभी तक हमारे कृषि में किसानों की और हमारे भाइयों की एक धारणा बनती है कि किसी भी पौधे के लिए पोषक तत्व कहाँ से कैसे उपलब्ध होते हैं, प्राकृतिक तरीके से क्या है, प्रकृति की संरचना क्या है। क्योंकि हम जरा सा देखते हैं कि जंगलों में पौधे होते हैं, पहाड़ों में पौधे होते हैं, उनको कौन पोषक तत्व देता है। फिर भी जैसे हम फलों से लदे रहते हैं,
उनको ना तो स्प्रे होता है, ना कीटनाशक डाला जाता है, तो वो फल कैसे उपलब्ध होता है, वो कैसे बचता है। तो एक प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को कैसे समझा जाए, इसके ऊपर ये प्राकृतिक कृषि तंत्र है। और इसके लिए सुभाष पालेकर जी ने इसको बहुत विस्तार से किसानों तक पहुंचाया है। और हम जब इसको करते हैं तो घर का बीज संशोधन, दूसरी बात कीट नियंत्रण घर के प्रकृति के पौधों से या पत्तों से बनाया जाता है, गोबर गोमूत्र का उपयोग होता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि लागत मूल्य किसान का भयंकर कम हो जाता है। अगर लागत मूल्य पे हमने कंट्रोल किया तो किसान को जो आज घाटा हो रहा है, क्योंकि उत्पादन जो किसान बीज खरीदता है, वो बीज खरीदते समय क्या होता है, उसको 2 गुना ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा के, जैसे उदाहरण के तौर पे आप मैं गेहूं की बात करो तो जब बीज खरीदता है तो 50 रुपए किलो जी, और जो बेचने जाता है तो उसका मूल्य 25 रुपए किलो। तो यह व्यापार का सौदा किसान का कैसे होता है कि लागत मूल्य उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो किसान अपने घर में बीज संशोधन करके घर का बीज वापरे। इस तरह से इसको एक एक स्टेप पे हम करते जा रहे हैं, किसानों को इसको हम प्रेरित करते रहे। सबसे बड़ी बात है, भारत सरकार ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों को इससे प्रमाणित भी कर दिया है, कई जगह रिसर्च भी कर लिया है, कृषि विश्वविद्यालय से भी इसको ये किया है। हमारे इसमें मध्य प्रदेश शासन भी इस पे बहुत पहले से भी काम कर रहा है और अब तो हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि बोर्ड भी बन चुका है। 2016 में स्वर्गीय आदरणीय अनिल माधव दवे जी जब थे पर्यावरण विशेष मंत्री, जो नर्मदा समग्र के कर्ता धर्ता थे जी, उन्होंने पालेकर जी को 2016 में अपने मध्य प्रदेश में बुला के इंदौर में एक किसान का प्रशिक्षण शिविर हुआ था 5 दिवसीय जी। उसमें सुभाष पालेकर जी के प्रशिक्षण में हमने सोचा था कि 500-700 लोगों का आयोजन कर ले। बाकी इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि पूरे उस प्रशिक्षण में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने रखा था तो 1800 किसान पूरे भारत से आए थे, जो कि हमारे लिए भी बड़ा आश्चर्य का विषय बन गया था। 2016 की बात कर रहा हूँ। और पूरे 5 दिन पड़ती बरसात में भी किसान कहीं नहीं गए, विस्तार से उन्होंने पूरे 5 दिन इस विषय को लिखा, समझा और कई किसान उस टाइम से करने लग गए। उसके बाद 2017 में हमारा कृषि विभाग जो है, उन्होंने 313 ब्लॉक से हमारे कृषि के जो आत्मा के डायरेक्टर्स है, कृषि वैज्ञानिक है, दूसरे अपने हर ब्लॉक से 3-3 किसान हैं। इस तरह से हम विस्तार इसका करने के लिए प्रशिक्षण के रूप में पालेकर जी को वापस बुला लिया था। 3 दिवसीय भोपाल में उसका आयोजन हुआ था। इसके बाद अभी किसान हमारे भारत के, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत इसका विस्तार हो चुका है, कई किसान हमारे भाई कर रहे हैं, परंतु होता क्या है कि इसको करते करते प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं, फिर उसका कई लोगों को होता है कि जैविक खेती। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों विषय अलग है, ये बहुत समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप बता दीजिए इन दोनों के बीच अंतर क्या है? अगर हम ये कहें कि जैविक खेती जैव विज्ञान है, बाकी इसका असर व्यापार पे या किसान को उत्पादन पे महंगाई ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उसमें जो निविष्ठा वापरी जाती है आत्मनिर्भर नहीं है, किसान को बाजार से ही खरीदना पड़ती है जी। इसकी वजह से क्या होता है कि लागत मूल्य बढ़ता है। दूसरी बात, जैविक खेती करती है तो कम से कम 3 साल तक किसानों को उसका जो जहर डाला है खेती का ख़त्म करने में टाइम लगता है, जिससे उसका समय ज़्यादा जाता है। फिर उत्पादन जो है 3 साल तक, जैविक खेती में क्या होता है कि पहले साल 50% आपका उत्पादन घटेगा, फिर 50% से वो दूसरे साल 75 हो जाएगा, फिर तीसरे साल 100% तो किसान पहुंच पाता है जी। दूसरी बात, जैविक खेती में हम लागत मूल्य उतना कम नहीं कर पाते जितना हम प्राकृतिक खेती में करते हैं। वो कैसे कि जो हम खेती में खाद डालते हैं, क्योंकि जहर बिल्कुल बंद होता है जैविक खेती से, परंतु होता क्या है कि वो जो हम निविष्ठा डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, वो हम 25 से 75% कम करके उसको लागत मूल्य को रासायनिक से तुलना में बहुत कम कर लेते, परंतु फिर भी हमारा लागत मूल्य उतना नहीं कम हो पाता है जितना किसान को उत्पादन चाहिए। इस बीच में होता क्या है कि किसान का उत्पादन घट गया,
उसको फिर लागत मूल्य उसका बढ़ने से बाजार में उसको उतनी रेट बढ़ जाता है, तो हमारे जो सामान्य ग्राहक से है उसके पहुंच से ऊपर हो जाता है। अब अगर ऐसा हो गया तो कितने लोग हैं जो कि उदाहरण के तौर पे हम 30, 35, 40 रुपए किलो गेहूँ खरीदते, अगर वही 90, 50, 75 रुपए हो गया तो क्या संभव है हमारे मार्केट में ऐसा? महंगाई की मार फिर हमारे उपभोक्ता पे जाती है। तो इसके लिए बहुत सारा विषय को हमारे सरकारें, वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय, इन्होंने बहुत अध्ययन करके बहुत सारे इसके लिए सकारात्मक सोच के साथ में प्राकृतिक कृषि विषय को लेके ये आए। और प्राकृतिक जब ये विषय लिया तब समझ में आया कि बाजार से दूर करके किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। क्या वो गो संवर्धन के साथ में अगर हम इसको जोड़ दिया जाता है, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन के साथ में किसान को अगर जोड़ दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमें प्राकृतिक कृषि लाभ का धंधा बन सकता है, किसान की आय दुगनी कर सकते हैं और उसके लिए हमें 4 गुना 5 गुना महंगा बेचने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य ग्राहक तक हम ये अपना शुद्ध अन्न, जहर मुक्त अन्न पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, चर्चा जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा चल रही है प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन की। मारुति जी, अब हम आपसे ये भी समझेंगे कि प्राकृतिक खेती, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर किस तरह से आप किसानों की स्थिति देखते हैं, किस तरह से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और अब क्योंकि मानसून बारिश का मौसम है तो इसमें उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, अब क्या हो रहा है, हमारे मध्य प्रदेश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम में 5-5 किसानों को हमारे कृषि विभाग के मार्फत से, हमारे आत्मा प्रोजेक्ट के मार्फत से, हमारे जितने भी कृषि विस्तार अधिकारी है, इनको एक ट्रेनिंग हो चुकी। हुआ क्या है कि अभी पिछले 13 मई को महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आए थे। उन्होंने प्राकृतिक कृषि, रासायनिक कृषि और जैविक कृषि, इसके विस्तार से एक अलग विषय हमारे किसानों को बीच में करीब करीब ऑनलाइन भी ये था। भोपाल में बहुत सारे किसान इकट्ठे, 9 लाख किसानों तक ये प्रशिक्षण के दौर पे और विषय को रखा गया। दूसरी बात, उसके बाद में 18, 19, 20 मई में किसानों के लिए मध्य प्रदेश शासन ने गुजरात से मास्टर ट्रेनर बुला के जी 3 दिवसीय हर जिले का 1 दिवसीय प्रशिक्षण रख के किसानों तक ये बात पहुंचाई है। किसान को अपने घर में जीवामृत बना के, घन जीवामृत बना के, गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग करके कैसे इसका उत्पादन करें, इस पे बात की थी। अब होता क्या है कि जीवामृत है क्या, हमारे देशी गाय का संवर्धन। देखिए, कृषि और गौ संवर्धन एक दूसरे का बहुत पूरक व्यवसाय व्यवस्थापन है। हम अगर गाय को, और उसमें विशेष तौर पे देसी गौ संवर्धन, क्योंकि हमारा जोर देसी गौ संवर्धन पे, जो हमारी गाय रोड पे घूम रही है,
उस गाय का उपयोग कैसे किया जाए। जो भाकड़ गाय हैं, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है किसानों के साथ में, जिसका संवर्धन करना कठिन काम हो रहा है, तो उसका गोबर गोमूत्र का उपयोग खेती में कैसे करके और वो गायों का संवर्धन कैसे किया जाए। उस गायों को हम रोडों पे घूमने से, किसानों के दरवाजे पे घर पे बांधने का कैसा ये किया जाए, उस पे ये होता है। तो क्या होता है कि दिन में देशी गाय हो, ये अपनी 10 किलो गोबर देती है जी, 5 से 7 लीटर गोमूत्र देती है जी। अब क्या होता है कि उसका घोल बनाने की एक प्रक्रिया जीवामृत पालेकर जी ने निकाली है, जिसमें क्या होता है कि 10 किलो गोबर, 5 से 7 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और एक मुट्ठी भर जीवाणु मट्टी, पेड़ के नीचे की बड़ हो, पीपल हो, जहां जहर नहीं डाला हो, ये मिला के 200 लीटर के पानी के जल में एक घोल बनाया जाता है। और वो घोल 48 से 72 घंटे रख के उसको जामन के रूप में बनाते हैं। किसी भी पौधे का ये खाद नहीं है जी, ये जीवाणु की संख्या, क्योंकि हमारे जहर डालने से, कीटनाशक डालने से जमीन के जीवाणुओं की संख्या कम हुई है, क्योंकि एक जीवाणु एक परिवार है, वो एक दूसरे के पूरक है, तो वो क्या होता है, वो खत्म हो चुके हैं। अब इसको हमको वापस लाना है, इसलिए हमको क्या करना है, ये जीवामृत बना के पानी के साथ, जैसे अभी बरसात का मौसम है, ऐसे टाइम में ये जीवामृत का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। जीवामृत जितना हम जुलाई से लेके अगस्त तक जितना जमीन में छोड़ेंगे, वैसे तो हम महीने में 200 लीटर का ड्रम 1 एकड़ के लेके थे, बाकी अगर किसान बंधु हमारे भाई अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ते हैं, जैसे 200 के लेकर 400 लीटर छोड़ते हैं, तो केंचुओं की संख्या भयंकर बढ़ती है। हमें किसान मित्र जो केंचुआ है, जो 24 घंटे हमारे लिए बिना तनख्वाह का काम करता है, उनको वापस लाना बहुत आवश्यक है। तो ये जो जीवाणु है वो ज़मीन पे जाएंगे, जिसकी गंध से, गुड़ और बेसन होने से, जब हम गुड़ बेसन क्यों डालते हैं, तो बेसन डालने से प्रोटीन मिलता है जीवाणु को, और अनंत करोड़ जीवाणु जब बनते हैं और जब पानी के साथ हम जमीन पर छिड़कते, तो वो गुड़ की गंध से जो केंचुआ है, देखिए हमारे देशी केंचुए जो है वो कहीं नहीं गए हैं। हमारे कीट नियंत्रण कीटनाशक डालने से वो जमीन में अंदर नमी में छुप गए हैं जी, वो समाधि लेके बैठे हुए। अगर उनको ऊपर लाना है तो वो इसी गंध से ऊपर आते हैं, और उससे क्या होता है कि ज़मीन में एक छेद करता है। हमारे देशी केंचुए की विशेषता है, जिस छेद में से वो जाता है उस छेद से ऊपर नहीं आता है, और जिस छेद से दूसरी छेद से ऊपर आके अपनी विष्ठा, जो कि वो 18 फीट तक नीचे जाता है, और अपनी विष्ठा ऊपर जब ला के डालता है पौधों के जड़ों में, तो पोषक तत्व, क्योंकि हम खनिज जितने ज़मीन में गहराई में जाते हैं उतने खनिज तत्व हमारे ज़मीन में है, वो लाने का काम वो केंचुआ करता है। और अगली विशेषता उसकी है, जिस छेद में जाता है वो दूसरे छेद करके आता है, तो वो लीपन उसके शरीर से एक स्त्राव लेता है, वो लीपन पड़ता है, तो बरसात का पानी पूरा के पूरा जल संग्रहण होता है। इसलिए जल संग्रहण का काम भगवान ने हमारे एक ऐसे मित्र को दिया है जो 24 घंटे बिना तनख्वाह ले काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत हमारे अहम किसान- बात आपने बात बोली। आप हमें ये भी बताइए हमारे किसानों को कि जब वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं तो कौन कौन सी सावधानी बरतें ताकि उनको नुकसान ना हो। जी, अभी क्या होता है कि जैसे कि हमें सोशल मीडिया है, बाकी सब चीज़ों से है, तो ज्ञान भयंकर आ जाता है एक साथ। उदाहरण के तौर पे आप कहूँ कि नर्सरी के बच्चा है और वो उसके पास 10 तक के सिलेबस की बुक आ गई, तो पहला उसका उत्साह रहता है कि ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, तो वो पूरा प्रक्रिया को समझने के बिना पहले आगे की प्रक्रिया में चले जाता है। तो किसानों के साथ, हमारे किसान भाइयों के साथ यही होता है कि किसान हमारा सब समझने के बाद एक साथ पूरा प्रक्रिया चालू करता है। तो किसान बंधुओं को हमको ध्यान रखना है कि पहले जब हम प्रैक्टिस करते तो कम एरिया में करना है। उदाहरण के तौर पे हमारे पास 1 एकड़ में इसको चालू करें, आधा एकड़ में चालू करें, और उसके बाद वो खुद उसकी प्रैक्टिस करके उसके बाद बड़े पैमाने पे करें। होता क्या है कि इस प्राकृतिक कृषि के 4 आयाम हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा। पौधों को कितना पानी चाहिए उसका व्यवस्थापन देखना है। ह्यूमस जो हमारे खेत का खत्म हो चुका है वो आच्छादन के मार्फत से उसको बनाना है, और बीजामृत डाल के जीवाणु की संख्या बढ़ाना, जीवामृत डाल के जीवाणु की संख्या बढ़ाना है। और बीजामृत करके बीजों में जो कीट आते हैं, होता क्या है कि बीजामृत क्यों करवाते हैं किसान,
तो होता क्या है कि जैसे हमने चने की फसल लगाई तो हमारे किसान भाइयों को चने की फसल में बहुत बड़ी समस्या आती है। पौधा जब लगाते तो बहुत बड़ा पौधा होता है, बाकी अचानक वो पौधा सूखने लग जाता है जी। तो किसान बंधु हमारे बहुत विचलित हो जाते हैं क्योंकि बड़ा नुकसान होता है। तो होता क्या है कि जब बीजों के अंडे जो बीज हम बोते हैं तब कुछ जीवाणु के अंडे उस बीजों पे ही रहते हैं जी। तो इसके लिए हमको जब बीज लगाते तभी संस्कारात लगाना है। बिल्कुल, तो इन सावधानियों को ध्यान में रखना है और प्राकृतिक खेती आप करेंगे तो आपको किसान भाइयों लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मारुति जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी जिसका किसानों को लाभ होगा। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की का वक्त हो चुका है। चलते चलते आइए देखते हैं हम खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। बागवानी उत्पादन 341 मिलियन टन से अधिक, 6 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंची खरीफ बोनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ रवाना, गेंदे की वैज्ञानिक खेती, पौध संरक्षण के जैविक उपाय। और अब खबरें विस्तार से। बागवानी उत्पादन 341 मिलियन टन से अधिक होगा। कृषि मंत्रालय ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर संकलित 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 341.63 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 की तुलना में लगभग 7.03 मिलियन टन ज्यादा है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार की नीतियों, बागवानी किसानों की अथक मेहनत और कुशल वैज्ञानिकों के योगदान से रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार दूसरे अग्रिम अनुमान में पिछले वर्ष की तुलना में फलों, सब्जियों और शहद के उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। फलों का उत्पादन 2020-21 में 102.48 मिलियन टन की तुलना में 107.10 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2020-21 में 200.45 मिलियन टन की तुलना में सब्जियों का उत्पादन 204.61 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह 2020-21 में 26.64 मिलियन टन के मुकाबले प्याज का उत्पादन 31.70 मिलियन टन होने का अनुमान है। आलू का उत्पादन 2020-21 में 56.17 मिलियन टन की तुलना में 53.58 मिलियन टन होने की उम्मीद है। टमाटर का उत्पादन 2020-21 में 21.18 मिलियन टन की तुलना में 20.34 मिलियन टन होने की उम्मीद है। 6 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंची खरीफ बोनी। इस वर्ष मॉनसून शुरू होते ही झमाझम वर्षा और अब सावनी महीने में रुक रुक कर भरपूर वर्षा का दौर पूरे देश में जारी है। खरीफ फसलों की बुआई भी आशा के अनुरूप चल रही है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक 592.11 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो इस अवधि में गत वर्ष की तुलना में 81,000 हेक्टेयर ज्यादा है। वैसे खरीफ का कुल सामान्य क्षेत्रफल 1084.97 लाख हेक्टेयर है, यानी लगभग 60% बुआई हो चुकी है। वहीं मुख्य फसल धान की बुआई अभी तक 128.50 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि लक्ष्य 413.13 लाख हेक्टेयर रखा गया है। दलहनी फसलों की बुआई 72.66 लाख हेक्टेयर पहुंच चुकी है, जो गत वर्ष की तुलना में इसी अवधि में 5.97 लाख हेक्टेयर अधिक है। अरहर की बुआई अभी तक 25.81 लाख हेक्टेयर में तथा मूंग बुआई 20.19 लाख हेक्टेयर में हो गई है। खरीफ की अन्य प्रमुख फसलों में बाजरा, मूंगफली, कपास की बुआई संतोषप्रद है। वहीं तिलहनी और नकदी फसल सोयाबीन की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर का आंकड़ा स्पर्श कर रही है। वैसे इसका देश में सामान्य क्षेत्रफल 115.51 लाख हेक्टेयर है और अब तक 99.35 लाख हेक्टेयर पार कर चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ रवाना। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा गत दिनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथों को भोपाल से रवाना किया। राज्य के 52 जिलों के लिए 52 प्रचार रथ रवाना किए गए हैं, जो प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक करेंगे, ताकि प्राकृतिक आपदा आने पर यह फसल बीमा सुरक्षा कवच का काम कर सके।
इस मौके पर श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ खासतौर से छोटे और 1 ग्राम के किसानों को मिले, इसलिए उनको भी जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां 1 ग्राम का भी बीमा हो रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पटवारी हल की इकाई है, राजस्व ग्राम होने से 1 ग्राम का पटवारी हल्का नहीं होता है, इसलिए सरकार ने 1 ग्राम को राजस्व ग्राम से लिंक करके 1 ग्राम के सबसे जरूरतमंद आदिवासी जिन्हें बीमे की सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें फसल सुरक्षा कवच देने के प्रयास किए हैं। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि यह प्रचार रथ 23,000 ग्राम पंचायतों के प्रत्येक गांव में जाकर किसान संगोष्ठी और चौपाल लगाकर फसल बीमा के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। अभी तक किसान यह समझते थे कि जिनका केसीसी पर ऋण होता है उनका बीमा बैंक से कट जाता है, जो खरीफ फसल का 2% और रबी फसल का 1.5% प्रीमियम होता है। लेकिन जो किसान चूक करता या अऋणी है उनका केसीसी से बीमा नहीं होता, लेकिन वे पृथक से बीमा करा सकते हैं। इसी बात का प्रचार करने के लिए यह प्रचार रथ रवाना किए हैं। गेंदे की वैज्ञानिक खेती। गेंदे की खेती सभी प्रकार की जमीन में की जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि भारी जमीन में जल निथार की व्यवस्था जरूरी है। फूलों की जरूरत 12 महीने होती है। पूजन से लेकर शादी विवाह तक इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी बाजार में मांग सदैव बनी रहती है। इसकी जातियां मुख्यतः अफ्रीकन एवं मैक्सिकन गेंदा होती है, जिसके अंतर्गत अनेक किस्म होती है। किसान भाई यदि उन्नत किस्में लगाना चाहते हैं तो 1.25 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। यदि संकर किस्में लगाते हैं तो 700 से 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। इसकी बोनी सितंबर तक की जा सकती है। यदि कोई प्राकृतिक व्यवधान आता है तो बोनी का समय परिवर्तित भी हो सकता है। गेंदे का बीज क्यारियों में डालकर अंकुरित करें। इसके बाद 25 से 30 दिन के पौधों को मुख्य खेत में लगाएं। साथ ही गोबर खाद 150 से 200 क्विंटल, यूरिया 260 किलो, 475 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 133 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। पौध संरक्षण के जैविक उपाय। बहुमूल्य फसलों को जैविक पद्धति से सुरक्षित रखा जा सकता है। घरेलू विधि अपनाकर कीट नियंत्रित कर सकते हैं तथा उत्पादन लागत में भी कमी की जा सकती है। फसलों में रस चूसक कीट जैसे चैंपा, सफेद मक्खी, जैसिड, हरा तेला का प्रभाव जैविक विधि से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए 3 किलोग्राम लहसुन एवं 100 मिलीलीटर मिट्टी के तेल में 200 लीटर पानी मिलाएं। इस तरह तैयार घोल को अच्छी तरह मिला लें। यह मात्रा 1 एकड़ खेत में छिड़कने के लिए पर्याप्त है। इसी तरह सब्जी उत्पादक किसान टमाटर की इल्ली, मिर्च का हरा तेला, भिंडी का जैसिड, मोयला आदि नियंत्रित करने की सरल जैविक तकनीक अपना सकते हैं। इसके लिए सीताफल के बीज का उपयोग किया जा सकता है। यह बीज कीटनाशक गुणों से भरपूर होते हैं। 2 किलोग्राम सीताफल के बीज का अर्क बनाएं और तैयार अर्क को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर बना लें। इस घोल को 1 एकड़ खेत में छिड़ककर प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। धान की नर्सरी से 25 से 30 दिन की स्वस्थ पौध की रोपाई करें। संकर धान एवं अन्य किस्मों की रोपाई SRI विधि से करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। जैसिड, थ्रिप्स व सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम करें। बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।